चलो गाइस। इतना कहते ही दोनों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ गए। अरमान ने आस्था को अपनी कार में बिठाया और दरवाजा बंद किया और फिर कुछ पल की खामोशी, लेकिन वहां मौजूद हर नजर अब भी हैरानी से अरमान पर टिकी हुई थी। इसी के साथ आस्था विदा होकर सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। अरमान तेजी से दरवाजे के अंदर जाने लगा कि तभी अरमान बेटा, शादी के बाद अकेले घर नहीं आ सकते, बहू को लाना पड़ेगा। जाओ, बहू को लेकर आओ। अपने माता पिता को खोने के बाद एक दादू ही थे जिन्हें अरमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उनकी किसी भी बात को टालता नहीं था। कहते हैं सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर पैर रखना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन आस्था के लिए ये उस सपने की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की दहलीज थी। आस्था ने अभी भी घूंघट नहीं हटाया था, इसलिए उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अरमान ने लंबे लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर आ गया। ये देखते ही वहाँ मौजूद अरमान के छोटे भाई और उसके कुछ दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर पहुँचते ही अरमान ने आस्था को खुद से दूर करते हुए बोला, और हाँ, ये जितना नाटक करना था हो गया। मुझे ऑफिस का काम करना है और नाटक नहीं चाहिए। ये बोलते हुए अरमान अपने स्टडी रूम में घुस गया। जी दादाजी। भाभी आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। इधर दादाजी का इशारा पाते ही अरमान के भाई अहान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ते हुए बोला, आइए भाभी, वेलकम। यह है आपका कमरा। किसी भी चीज की जरूरत तो आप बस बेल बजा दीजिए, कोई ना कोई जरूर हाजिर हो जाएगा आपकी सेवा में। आप कंफर्टेबल हो जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। जैसे ही आस्था अंदर आई, उसने राहत की सांस ली। पहली बार वो अपने नए घर में अकेली थी। उसने जैसे ही दरवाजे को अंदर से धक्का दिया तो दरवाजा एक तेज आवाज के साथ ऑटोमेटिक लॉक हो गया। दरवाजे में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने के बारे में बेचारी आस्था को जरा भी पता नहीं था। अंदर पहुंचते ही आस्था ने घूंघट हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। आस्था इतनी थकी हुई थी कि थोड़ी ही देर में नींद उसे घेर लेती है। उधर रात को 2 बजे जब अरमान अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है, बेड के एक कोने पर आस्था दूसरी तरफ चेहरा करके सोई हुई थी। उसे देखते ही अरमान नफरत से बोला, दादाजी बिना सिर्फ मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये शादी नाम की है, क्या फर्क पड़ता है? ये हो जा कोई और, कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आ सकती। वो खासकर आस्था को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने टेबल पर रखा ग्लास हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही ग्लास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन आस्था की आंख अब भी नहीं खुली। वैसे इतना आराम से क्यों उठा? तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी। गन चलने की आवाज सुनकर अरमान के दादू और उसका भाई अहान सब दौड़ते हुए ऊपर आए। ये क्या बदतमीजी है? बहू को डराने की क्या जरूरत थी? तो आपके कहने पे मैंने ये शादी तो कर ली, लेकिन मैं ये शादी निभाऊंगा नहीं। अरे शुक्र मनाइए कि गोली मैंने इसके सर पे नहीं मारी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। अरमान भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। अब भाभी को ऐसे डरा। किसने कहा तेरी भाभी है? तेरी भाभी नहीं है। बेटा, बहू को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी दादाजी। बेटा, मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। हमें माफ कर देना बेटी,
हम जानते हैं तुम्हारे साथ हमने बहुत नाइंसाफी की है और उस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। दादाजी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह बदल दोगी ना तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना हकीकत में बदल दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। मैं जानता हूं बेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। फिलहाल रात काफी हो गई है, मैं तुम्हारा सूटकेस भिजवाता हूं। तुम कपड़े चेंज करके यहीं सो जाओ। वैसे भी कल सुबह अरमान को पेरिस जाना है बिजनेस डील के लिए। ये सुनकर आस्था ने चैन की सांस ली। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे जिंदगी में पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो हाथ में बड़ी सी कैंची लिए कुछ पौधों की टहनियां काट रहा था। बस फिर क्या था? ओह माय गॉड, ये कोई पागल मालिक है जो अरमान के इतने महंगे पौधे खराब कर रहा है। अरमान को पता चल गया ना तो इसकी खैर नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा और उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधा आस्था की आंखों में खो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही घूर रहे हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान सुबह पेरिस के लिए निकला जरूर था, पर खराब मौसम होने की वजह से उसे अपनी मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही? अभी भी मौका है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी आस्था हर किसी को सलाह नहीं देती। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझ आई? तुमने अभी मुझे नौकर कहा, इसलिए जानती नहीं हो तुम। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? हे भगवान, लगता है उस मॉन्स्टर ने अपने जैसे लोग अपने घर पे पाले हैं। तड़ी मतलब होता है धमकी। यहाँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे पे टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। भाभी! आस्था ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। भाभी, भैया तो यहाँ है नहीं, फिर आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी, मेरा मतलब है मैडम, आप प्लीज अंदर चलिए अभी। ना बड़ा धोखा। आहान, मुझसे ये झूठ छुपाने की वजह क्या थी? अरमान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। भैया, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। दरअसल आपकी शादी किसी और के साथ हो रही। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाल ली थी। मान, आप ये क्या कर रहे हैं?
मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। आस्था इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख कर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आहान ने अगले ही पल आस्था को सोफे पर लिटाते हुए अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करके घर आने के लिए बोल दिया। ध्रुव शहर का जाना माना सर्जन और डॉक्टर था। आस्था को इस हाल में देखकर दादाजी ने सफाई देते हुए अरमान से कहा, अरमान बेटा, मैं मानता हूँ बेटा, तुम्हारी शादी प्रियंका से तय हुई थी। प्रियंका शादी से पहले ही मंडप से भाग गई, तो हमने उसकी ही कजन आस्था को इस खानदान की इज्जत बनाकर मंडप में बिठा दिया। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ अरमान गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर ध्रुव तब तक आस्था के पास पहुंच चुका था और उसने आस्था को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, घबराने कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में भाभी को होश आ जाएगा। इधर ध्रुव की बात खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक अरमान के कमरे से गन चलने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग सन्न रह गए थे। वो सब अरमान के कमरे की तरफ भागे। वहीं दादाजी पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाएं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।